हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्ज़ाम टाइम। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। बेसिकली मैंने ये टॉपिक स्किप कर दिया था। ये टॉपिक बिजनेस मैनेजमेंट में भी पूछ लिया जाता है और कभी कभी आपके बिजनेस इन्वायरमेंट में भी ये टॉपिक पूछ लिया जाता है। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। आज का हमारा टॉपिक है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ये बेसिकली बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और आपने अपने क्लास 12th में इसे अच्छे से पढ़ा होगा और ना ही इससे कुछ डीप में आपसे एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो अगर आप क्लास 12th अच्छे से पढ़ के बैठे हो तो ये वीडियो स्किप कर सकते हो, लेकिन मैं बोलूँगा कि आपके लिए ये एक रिवीजन के जैसा हो सकता है और कुछ हो सके तो एक्स्ट्रा भी आपको जानने के लिए मिल सकता है। तो वीडियो लास्ट तक देखना इम्पॉर्टेंट कहीं ना कहीं हो सकता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जो भी इंटरेस्टेड यूज़र्स हैं या जिनकी प्रिपरेशन हो गई है या फिर जो नए यूज़र्स हैं, नए सब्सक्राइबर्स हैं हमारे चैनल पे, वो हमारे प्रो टेस्ट सीरीज़ प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। अगर आपकी प्रिपरेशन हो गई है या अभी चल रही है तो आप हमारे थ्रू और भी डिटेल्ड प्रिपरेशन कर सकते हो। हमारे प्रो टेस्ट सीरीज़ के अंदर आपको फुल लेंथ पेपर देखने के लिए मिलेंगे। इट मीन्स 150 क्वेश्चंस वाले पेपर आपको देखने के लिए मिलेंगे। 7 फुल लेंथ पेपर, ये आपको 7 फुल लेंथ देखने के लिए मिलेगा। 11 यूनिट वाइज, आपके टोटल 11 यूनिट्स हैं तो हर एक यूनिट के सेपरेट यूनिट पेपर मिलेंगे। यूनिट वाइज नोट्स, डिटेल्ड नोट्स, साथ ही साथ रिवीजन नोट्स भी आप उसे कह सकते हो, जिससे आप लास्ट एक महीने के अंदर आप पूरा सिलेबस कवर कर पाओगे। 3000 प्लस यूनिट वाइज MCQ, हर एक यूनिट के डिटेल्ड MCQ मिनिमम लेवल से, मतलब इजी लेवल से लेकर हार्ड लेवल तक आपके MCQs को प्रैक्टिस करवाया जाएगा। ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन टेस्ट करवाया जाएगा, मतलब एक बार आप हमारी वेबसाइट पे जाके टेस्ट दोगे और एक बार आपको PDF फॉर्म में टेस्ट देने के लिए मिलेगा। आपके 24/7 डाउट क्लियर किए जाएंगे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में और मेरे से आप पर्सनली बात कर सकते हो कॉल पे भी, और ये सब आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ आपको करंट अफेयर्स के PDF फाइल्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे और ये सब जस्ट एट ₹400 आज के टाइम पे इतने कम प्राइस में। कम क्या है, मतलब ये इसका प्राइस ही है, इससे कम नहीं होता है ना ही इससे ज़्यादा होता है। इतने कम प्राइस में कोई भी प्रोवाइड नहीं करेगा। अगर कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप वहाँ पे विजिट कर सकते हो। अगर आप मेरे में इंटरेस्टेड हो, हमसे पढ़ने में इंटरेस्टेड हो, तो आप हमारे प्रो टेस्ट सीरीज़ को परचेस कर सकते हो। इस नंबर पे कांटेक्ट करो, साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में स्टोर लिंक मिल जाएगा और आप मेरे से व्हाट्सएप पे बात करके भी इसे परचेस कर सकते हो। तो चलिए हम मूव करते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन। देखो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का अगर हम बेसिक हिंदी मतलब कहे तो कंज्यूमर का मतलब होता है कस्टमर, हम जैसे, आप जैसे, और प्रोटेक्शन का मतलब होता है उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। अब किन से सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे? कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर कस्टमर, इट मीन्स प्रोड्यूसर्स और सेलर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। अब ये ज़रूरत ही क्यों पड़ी प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की? देखो, बेसिकली होता क्या है, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स और सेलर्स जो होते हैं वो कस्टमर के साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करते हैं। मतलब वो फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं। जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस 10 रुपये है वो कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट के 100 रुपये चार्ज कर रहे हैं, या फिर वो उन्हें गलत प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप इसे क्या बोलोगे? फ्रॉडेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो बेसिकली कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है? इट रिफर्स टू प्रोटेक्टिंग द कंज्यूमर अगेंस्ट एंटी कंज्यूमर ट्रेड प्रैक्टिसेस बाय द प्रोड्यूसर्स और सेलर्स। मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये एक कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना है एंटी कंज्यूमर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो कि कंज्यूमर के अगेंस्ट हो, वैसे ट्रेड प्रैक्टिसेस जो कि कंज्यूमर के अगेंस्ट हो, उनके खिलाफ हो। किसके द्वारा? सेलर और प्रोड्यूसर के द्वारा जो करते हैं उनके खिलाफ एक्शंस लेना और कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना। कंज्यूमर्स आर बी एक्सपोज टू रिस्क ड्यू टू एक्सप्लॉयटेटिव and unfair trade practices like defective and unsafe production, adulteration, false and misleading advertisement, hoardings, black marketing, etc. देखो, कंज्यूमर के साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस किया जाता है। कहीं ना कहीं उन्हें एडवर्टीजमेंट के थ्रू, होर्डिंग्स के थ्रू झूठ दिखाने का कोशिश किया जाता है। जो उसकी सच्चाई है वो नहीं दिखाई जाती है, और कहीं कभी उन्हें अनसेफ प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना, कभी एडल्ट्रेशन उनके साथ करना, कभी उन्हें मिसलीड करना, ये सब किनके द्वारा किया जाता है? सेलर और प्रोड्यूसर के द्वारा किया जाता है। किसके साथ? कंज्यूमर के साथ। तो इन्हीं सबको देखते हुए गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया जिसका नाम था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे। होप आपको इतना क्लियर हुआ हो। तो हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। सबसे पहले हम देखेंगे कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, पहला है हमारा कंज्यूमर इग्नोरेंस। देखो, बेसिकली 99%, 99 तो नहीं कह सकते, लेकिन 90% जो अपने भारत की जनता है वो इग्नोर करती है हर एक चीज़ को।
मैं आप ही का एग्जांपल लेता हूँ, आप भी ज़रूर ये करते होगे। आप किसी भी एक मेडिकल शॉप पे गए, अभी के टाइम पे अगर आप एक सैनिटाइज़र परचेज़ करने जाते हो जो कि बेसिकली 30 से 40 रुपए का आ जाता है, तो आप 30 से 40 रुपए देते हो और सैनिटाइज़र लेके आ जाते हो। लेकिन आपने कभी उनसे बिल मांगा है? नहीं मांगा होगा, मैं भी नहीं मांगता, 95% जनता नहीं मांगती है। अगर बाद में जाकर उस सैनिटाइज़र के कुछ इफ़ेक्ट्स आप पे होते हैं, मतलब वो सैनिटाइज़र सही नहीं रहता है, उसमें कुछ अदर केमिकल्स रहते हैं, आप पे कुछ रिएक्शंस हो जाते हैं, तो आप केस नहीं कर सकते हो कंज्यूमर फोरम में, क्योंकि आपके पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है कि आप उस पर्टिकुलर सैनिटाइज़र को आपने उस मेडिकल शॉप से परचेज़ किया है। तो पहला क्या है, कंज्यूमर इग्नोरेंस, आपने इग्नोर किया, आपने बिल नहीं मांगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। तो बेसिकली यहाँ पे बताया गया है मेजॉरिटी ऑफ कंज्यूमर्स आर नॉट अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड रिलीफ्स। आप अपने राइट्स और रिलीफ्स को नहीं जानते हो कि आपके क्या क्या राइट्स हो सकते हैं एक छोटे कंज्यूमर के। टू देम एज अ रिजल्ट विच दे आर कंटिन्यूसली एक्सप्लॉइटेड। आप अपने राइट्स को नहीं जानते हो, इसीलिए जितने भी प्रोड्यूसर्स और सेलर्स हैं वो आपको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। इसी चीज़ के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन का लाना ज़रूरी था, क्योंकि हम कंज्यूमर को भी अवेयर कर सकते थे। फिर है अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर। यहाँ पे बताया गया है कि मतलब बहुत ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि कंज्यूमर के बारे में सोचते हैं कि कंज्यूमर एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, उनको देखना चाहिए। तो इन्हें आप क्या बोल सकते हो, अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर। वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर। अभी के टाइम पे कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, हर एक चीज़ में फ्रॉड उनके साथ करने की कोशिश की जा रही है। उन्हीं सबको देखते हुए कंज्यूमर प्रोटेक्शन को लाना गवर्नमेंट ने ज़रूरी समझा, या इम्पॉर्टेंस हम कह सकते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन का। अब हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं, बिजनेस का क्या सोचना है या फिर बिजनेस के साथ क्या क्या होता है। देखो, लॉन्ग टर्म बिजनेस इंटरेस्ट, अगर कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस कस्टमर को सेटिस्फाई करेगा या कंज्यूमर के हित में सोचेगा, तो कहीं ना कहीं उसका बिजनेस फ्यूचर में जाके ग्रो करेगा। हाँ, प्रेजेंट के टाइम पे हो सकता है उसे बढ़ने में लेट लगे, धीरे धीरे बढ़े, लेकिन अगर वो अपने कंज्यूमर को अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगा, उसके साथ कोई भी फ्रॉड नहीं करेगा, तो फ्यूचर में जाके वो गारंटी है कि उसके बढ़ना है। तो बताया गया है कि यहाँ पे इट ऑलवेज इन द इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस टू कीप इट्स कस्टमर सेटिस्फाइड। हर एक बिजनेस को अपने कस्टमर को सेटिस्फाई रखना चाहिए या सेटिस्फाई करके रखना चाहिए। ग्लोबल कंपटीशन कुड बी वन ओनली आफ्टर सेटिस्फाइंग कस्टमर। आप किसी भी पर्टिकुलर ग्लोबल कंपटीशन को तभी जीत सकते हो जब आप अपने कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर रखे हो। सेटिस्फाई कंज्यूमर लीड्स टू रिपीट सेल्स एंड डज हेल्प्स इन इंक्रीजिंग कस्टमर बेस फॉर द बिजनेस। देखो, अब आपके कस्टमर सेटिस्फाइड है, कंज्यूमर सेटिस्फाइड है, तो आपने उनका ट्रस्ट जीत लिया है। अब वो आपके प्रोडक्ट, आपके शॉप पे हमेशा रेगुलर बेसिस पे आएंगे, वो आप ही से प्रोडक्ट परचेस करेंगे। लेकिन अगर मैंने आपके साथ एक्सप्लॉयटेशन किया, तो आप दूसरी बार मेरे सामने नहीं आओगे, मेरे पास नहीं आओगे मेरे प्रोडक्ट परचेस करने के लिए। फिर आता है बिजनेस यूजेस रिसोर्सेस ऑफ सोसाइटी। हर एक बिजनेस किसी भी सोसाइटी में रहकर अपने काम को परफॉर्म करता है, साथ ही साथ वो सोसाइटी के रिसोर्सेस को भी यूज़ करता है। तो एक बिजनेस का फर्ज है कि उस सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा खासा करे, अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को दिखाए। तो ये क्या हो सकता है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर प्रोटेक्शन का नीड। फिर है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑफ वेरियस काइंड्स के सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, जैसे कि देखो, गवर्नमेंट को टैक्स पे करना, फिर वर्कर्स के लिए कुछ करना। तो कस्टमर को अगर आप गुड्स रीजनेबल प्राइस पे प्रोवाइड करोगे, तो वो भी क्या है, आपका एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मॉरल जस्टिफिकेशन, हर एक बिजनेस का ये एक मॉरल ड्यूटी रहता है कि वो कंज्यूमर के फेवर में, कंज्यूमर के इंटरेस्ट में कुछ करे, उन्हें एक्सप्लॉइट ना करे, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं करे, जैसे कि उन्हें डिफेक्टिव गुड्स ना दे, एडल्ट्रेशन ना करे, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स ना दिखाए, होर्डिंग्स, फालतू का होर्डिंग्स ना करे, फिर ब्लैक मार्केटिंग से तो और भी दूर रखे। गवर्नमेंट इंटरवेंशन, तो हर एक बिजनेस, जितना भी टाइप का बिजनेस होता है, वो चाहता है कि गवर्नमेंट कम इंटरफेयर करे उसके काम में। तो आपके काम में गवर्नमेंट कब कम इंटरफेयर करेगी, जब आप सारे नॉर्म्स को फॉलो करोगे, सोसाइटी के लिए अच्छा खासा काम करोगे, गवर्नमेंट के टैक्स को रेगुलर बेसिस पे करोगे, कुछ भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं करोगे, तो गवर्नमेंट आपके काम के बीच में टांग क्यों अड़ाएगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, आपको दिमाग में रखना है। अब देखो, लीगल प्रोटेक्शन कैसे कंज्यूमर को मिला। एक एक्ट लाया गया था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में, सीपीए एक्ट जिसे हम बोलते हैं, सीपीए 1986 जिसे हम बोलते हैं। याद रखना है, छोटा सा एमसीक्यू बन सकता है यहाँ पे।
इट इज सेटअप टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट कंज्यूमर इंटरेस्ट थ्रू अ स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव रिड्रेशल्स ऑफ ग्रीवियंसेस। देखो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इसलिए लाया गया कि कंज्यूमर को हम प्रोटेक्ट कर सके, किससे? प्रोड्यूसर्स और सेलर से, जो उन्हें बिना मतलब के एक्सप्लॉयटेशन उनके साथ करते थे, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करते थे। Recognizes consumer rights and safeguard their interest. A three-tier redressal agency to address consumer grievances has been set up, constituting of a district, state and national commissions. देखो कंज्यूमर्स के जितने भी रिड्रेसल्स होते थे उनको देखने के लिए एक एजेंसी, 3 टायर एजेंसी सेटअप किया गया था। पहला था आपका डिस्ट्रिक्ट फोरम, दूसरा था स्टेट एंड तीसरा था नेशनल कमीशंस। जो भी कंज्यूमर्स को प्रॉब्लम हो रही है वो जाके कस्टमर प्रोड्यूसर के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते थे, डिस्ट्रिक्ट फोरम में, स्टेट फोरम में और नेशनल फोरम में। इन सबको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी बेसिक इतना इंट्रो ले लो आप। अब देखो इस स्कोप का एक्ट क्या था। इट इज़ एप्लीकेबल ऑन लार्ज एंड स्मॉल स्केल बिजनेसेस, प्राइवेट साथ ही साथ पब्लिक और कोऑपरेटिव सेक्टर्स में भी ये एप्लीकेबल था ये एक्ट। मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स पे भी, फर्म सप्लाइंग गुड्स एज वेल एज सर्विस, जो भी फर्म्स थे वो गुड्स सप्लाई करते थे, साथ ही साथ वो सर्विसेज भी देते थे, उन पे भी ये एक्ट एप्लीकेबल था। देखो अब कुछ एक्ट्स हैं, बेसिक एक्ट देख लो। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, डेट्स याद रखना। देखो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, जब एक पार्टी दूसरे के पार्टी के साथ कोई भी पर्टिकुलर डील करते हैं, उसके लिए ये एक्ट लाया गया था 1872। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट लाया था 1930 में। एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट लाया गया था 1955 में। ये डेट्स इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं आपसे। फिर आता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेडिंग और मार्किंग एक्ट 1937। एडल्ट्रेशन एक्ट 1954, साथ ही साथ स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट एंड मेजर एक्ट 1976 याद होना चाहिए आपके लिए, याद होना चाहिए आपको। फिर है ट्रेडमार्क एक्ट 1999, कंपटीशन एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2002 आया है एंट्रेंस एग्जाम में। फिर आता है हमारा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 1986, याद कर लेना, 10 ही हैं, 8-9 हैं, याद कर लोगे आप। अब देखो हर एक किसी एक कंज्यूमर के क्या क्या अधिकार हो सकते हैं, क्या क्या राइट्स हो सकते हैं। सबसे पहला राइट टू सेफ्टी। देखो इसका अगर हम बेसिक मतलब कहें तो किसी भी कंज्यूमर को हार्म नहीं करना चाहिए। उनका ये एक बेसिक राइट है कि वो प्रोटेक्टेड रहे वैसे प्रोडक्ट से या वैसे आइटम से जो कि कहीं ना कहीं उन्हें हार्म करने की कोशिश करे। जैसे कि देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपने मार्केट से फ्रिज लेकर आया, फ्रिज ला के रखी हो, अचानक से घर में ब्लास्ट कर गया वो फ्रिज, या मोबाइल फ़ोन का ही एक टाइम पे याद है सैमसंग थी ब्लास्ट करने लगा था, तो कहीं ना कहीं ये राइट टू सेफ्टी उस टाइम वायलेट हो रहा था। तो ये कंज्यूमर का राइट है कि वो सेफ रहे। कंज्यूमर हैज़ द राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विच आर हैजार्डस टू हेल्थ एंड लाइफ। इसीलिए कहा जाता है कि वैसे आइटम्स को परचेज करो जो कि ब्रांडेड हो, पैसे शो ऑफ करने के लिए नहीं। जैसे कि मैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का एग्जांपल लूँ तो वैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स परचेज करो जिस पे ISI का सर्टिफिकेशन हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के केस में। फिर आता है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, मतलब हर एक कंज्यूमर को हर एक चीज़ जानने की ज़रूरत है। अब देखो मैं एक मोबाइल फ़ोन परचेज़ करने जा रहा हूँ तो शॉप वाला जो है वो मुझे हर एक डिटेल बताएगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, कितना रैम है, कौन कौन सा प्रोसेसर्स यूज़ किया गया है, एंड्रॉयड OS कौन सा है, फिर जितने भी इंटरनल स्टोरेजेस कितने हैं, कितना परफॉर्मेंस है, बैटरी बैकअप क्या है, कैमरा के मेगापिक्सल्स कितने हैं, ये सब कुछ मुझे जानना ज़रूरी है। और एक प्रोड्यूसर, एक सेलर को भी ये बताना बहुत ही ज़रूरी है, किसके अकॉर्डिंग, राइट टू इन्फॉर्म्ड के अकॉर्डिंग। कंज्यूमर हैज़ राइट टू हैव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट बिफोर बाइंग इट, खरीदने से पहले उन्हें हर एक जानकारी जानने की ज़रूरत है, तो ये भी आपको याद रखना है। दूसरा राइट था हमारा। तीसरा था राइट टू चूज़, एक कंज्यूमर को चूज़ करने का, उसका जो भी मर्जी रहेगा वही चूज़ करेगा। कोई भी सेलर या कोई भी प्रोड्यूसर उसे फोर्स नहीं कर सकता है कि आप ये परचेज करो या ये परचेज करो। तो कंज्यूमर हैज़ राइट टू चूज़ एनी प्रोडक्ट आउट ऑफ द अवेलेबल प्रोडक्ट एज पर हिज और हर ओन इंटरेस्ट, जो उसका मन हुआ, जो इसका इंटरेस्ट बता रहा है वो उसी को परचेज करेगा। अब ऐसा नहीं है कि एक सेलर उसे फोर्स करेगा कि आप यही मोबाइल फ़ोन परचेज करो तो यही परचेज करो, नहीं, ये ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये एक एक्ट के अकॉर्डिंग ये हमारा राइट है हर एक कंज्यूमर का कि वो उसे जो भी उसे चूज़ करने का मन हो वो उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को चूज़ करेगा। फिर आता है राइट टू बी हर्ड, अगर एक कोई भी शॉप या कोई भी सेलर उसे उसके साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करता है तो उस एक कंज्यूमर का वो राइट है, अधिकार है कि वो जाकर कंप्लेन कर सकता है और उसके कंप्लेन को सुना भी जाएगा, लिखा भी जाएगा। फिर आता है राइट टू सीक रिड्रेसल। सीक रिड्रेसल का यहाँ पे मतलब है कि कंज्यूमर को रिलीफ प्रोवाइड करना। अगर उसके साथ उसने वायलेट किया गया है, उनके साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस किया गया, फ्रॉड किया गया है, तो जितने भी एजेंसीज हैं वो उन्हें रिलीफ प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, मतलब कंपनसेट करने की कोशिश करेंगे।
राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, बीच बीच में कंज्यूमर को एजुकेट करना अपने राइट्स को लेकर, जो भी मार्केट में जो भी चल रहे हैं इन सबको प्रोवाइड करना। अब ये कौन करता है? गवर्नमेंट ही बेसिकली एजुकेशन प्रोवाइड करती है। अब देख लो कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कंज्यूमर के क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकते हैं। पहला है कि देखो ये बेसिक है, ये सबको मालूम ही रहता है कि आपके क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन फिर भी एक बार देख लो। पहला, बी अवेयर अबाउट द वेरियस प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट सो दैट एन इंटेलिजेंट एंड वॉइस चॉइस कैन बी मेड। अब जितने भी मार्केट्स में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, अब ऐसा नहीं करना है कोई भी जाके जिस पे कोई भी मार्क ना लगा हुआ, कोई भी बिल ना दे रहा हो आपको, आपने उस प्रोडक्ट को जाके परचेज कर लिया। ब्रांडेड ब्रांडेड अगर नहीं लेना है तो फिर भी एक सॉलिड आपके पास बिल होना चाहिए जो भी आप प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो। बाय ओनली स्टैंडर्डाइज्ड गुड एज दे प्रोवाइड क्वालिटी एश्योरेंस, जैसा कि मैंने अब बताया। आईएसआई मार्क देखो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पे, एफपीओ मार्क देखना है किस पे? फूड प्रोडक्ट्स पे। ज्वेलरी का कौन सा होता है? हॉलमार्क। फॉलो इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू द प्रोडक्ट्स एंड लर्न अबाउट द रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट्स एंड यूज इट सेफली। जितने भी डिटेल्स दिए रहते हैं किसी भी एक मेडिसिन के पीछे कि कैसे कैसे यूज़ लेने, कितने डोजेस लेने, उन सबको अच्छे से आपको पढ़ना है, तभी आपको प्रोडक्ट्स को यूज़ करना है। उनके अगेंस्ट जो भी रिस्क हैं, उस पर जो भी उसके साइड इफ़ेक्ट्स है वो भी आपको देखते हुए चलना है। लेवल्स को केयरफुली पढ़ना है आपको, और आपको प्राइस भी चेक करना है, कहीं आपसे ज़्यादा प्राइस तो चार्ज नहीं कर रहा है वो सेलर। एसर्ट योर सेल्फ टू इंश्योर दैट यू गेट अ फेयर डील। आप खुद को वो देख लोगे कि क्या मुझे फेयर डील मिल रहा है या नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा है तो आगे तरफ शिफ्ट कर जाओगे। आपको ऑनेस्ट रहना है, आपको हमेशा लीगल गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करना है। अब ऐसा मत करना AK-47 परचेज करने चले जाना और कहना मुझे बिल चाहिए, ठीक है। आस्क फॉर अ कैश मेमो, आपको हमेशा कैश मेमो के लिए डिमांड करना है, मतलब आपको बिल मांगना है जब भी आप कोई भी छोटे से छोटे प्रोडक्ट आप परचेज करोगे। अब देखो कुछ रिड्रेसल एजेंसीज हैं जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, उसके अकॉर्डिंग कौन कंप्लेन कर सकता है? कोई भी कंज्यूमर कंप्लेन कर सकता है, आप और मैं। एनी रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन, देखो बहुत सारे एसोसिएशंस होते हैं वो भी फाइल कर सकते हैं। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट भी। वन और मोर कंज्यूमर ऑन द बिहाफ ऑफ न्यूमरस कंज्यूमर्स हैविंग सेम इंटरेस्ट। अब देखो बहुत सारे कस्टमर्स के साथ सेम प्रॉब्लम है, कहो तो 100, 100, 200, तो उनमें से कोई एक आगे आकर केस फाइल कर सकता है। अ लीगल हायर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज्ड कंज्यूमर, अब देखो कोई भी एक कंज्यूमर की डेथ हो जाती है तो उसके साथ जो भी कोई जो उसका उसका वकील है वो भी केस कर सकता है। अ कंप्लीट अंडर सेक्शन 2B ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये सेक्शन है, बेसिकली याद नहीं रखना है आपको। अब देख लो डिस्ट्रिक्ट फोरम। डिस्ट्रिक्ट फोरम क्या है? डिस्ट्रिक्ट फोरम्स आर सेटअप इन ईच डिस्ट्रिक्ट बाय द स्टेट कंसर्न, ठीक है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में सेटअप किया जाता है। इसके अंदर एक प्रेसिडेंट होगा और 2 और मेंबर्स होंगे, जिनमें से एक वुमेन होनी चाहिए जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन क्वेश्चन अलॉन्ग विद द कंपनसेशन क्लेम डज नॉट एक्सीड 20 lakhs। 20 लाख से ज़्यादा आप इस पे केस डिस्ट्रिक्ट फोरम में फाइल नहीं कर सकते हो, ये आपको ध्यान में रखना है। On receiving the complaint, the district forum shall refer the complaint to the opposite party concerned and send the goods or sample for testing in laboratory। देखो आपने कोई भी केस फाइल कर दिया तो जो भी आपके प्रोडक्ट्स होंगे उसको लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाएगा, तभी कुछ एक्शन लिया जाता है। द डिस्ट्रिक्ट फोरम आफ्टर बीइंग सेटिस्फाइड दैट गुड्स आर डिफेक्टिव और देयर इज सम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कैन इशू एन ऑर्डर टू द अपोजिट पार्टी डायरेक्टिंग आइदर टू रिप्लेस और रिटर्न द प्राइस और पे कंपनसेशन। जब डिस्ट्रिक्ट फोरम सेटिस्फाई हो जाएगी उसे टेस्ट करके, तो जो भी हमारे अगेंस्ट पार्टी है या जिससे आपने प्रोडक्ट परचेज किए उनको एक नोटिस भेजा जाएगा, या तो रिप्लेस कीजिए या तो कंपनसेट कीजिए या तो प्राइस पे कीजिए आप। इन केस द अग्री पार्टी इज नॉट सेटिस्फाइड विद द डिस्ट्रिक्ट फोरम, दे कैन अपील बिफोर द स्टेट फोरम विद इन द 30 days ऑफ पासिंग ऑर्डर। अब देखो आप सेटिस्फाई नहीं हुए तो आपको 30 दिन से पहले स्टेट कमीशन में जाके केस फाइल करना होगा। स्टेट कमीशन क्या है? इट इज सेटअप इन ईच स्टेट बाय द गवर्नमेंट। इसके कुछ फीचर्स हैं, इनमें एक प्रेसिडेंट रहेगा और एटलीस्ट 2 मेंबर रहेगा जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, और उनमें से एक वुमेन रहेंगी। द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज अलॉन्ग विथ द कंपनसेशन क्लेम एक्सीड्स ₹20 लाख बट नॉट एक्सीड 1 करोड़। 20 लाख से 1 करोड़, ठीक है। On receiving the complaint, the state commission can also refer the complaint to the opposite party and thus send the goods for testing। जैसा आपने डिस्ट्रिक्ट फोरम में पढ़ा, बस सेम वही चीज़ है। फिर अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते हो स्टेट कमीशन से, तो आप 30 दिन के अंदर, ऑर्डर इशू होने के 30 दिन के अंदर आपको क्या करना है? नेशनल कमीशन में केस फाइनल कर दो।
नेशनल कमीशन ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सेट किया जाता है। देखना डिस्ट्रिक्ट फोरम और स्टेट फोरम जो है वो किसके द्वारा सेटअप किया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रहा है नेशनल कमीशन में। इट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एटलीस्ट 4 मेंबर्स, इसमें प्रेसिडेंट तो रहेंगे ही और 4 मेंबर्स रहेंगे। याद रखना कौन अपॉइंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, जिनमें से एक वुमेन रहेंगी। ऑल कंप्लेंट्स आर पर्टेनिंग टू गुड्स एंड सर्विसेज अलॉन्ग विद द कंपनसेशन वैल्यू ऑफ मोर देन ₹1 करोड़। 1 करोड़ से ज़्यादा केस जो भी होंगे वही यहाँ पे आ सकते हैं, कहाँ पे, नेशनल कमीशन में। याद रखना। On receiving the complaint, the National Commission can also refer it to opposite party and send goods for testing। जैसा आपने डिस्ट्रिक्ट में पढ़ा, स्टेट में पढ़ा, सेम वही स्टेप है। फाइनली नेशनल कमीशन के पास पावर है, वो इशू करेगी किसके अगेंस्ट ऑर्डर इशू करेगी, जो भी आपके सेलर्स हैं, ठीक है। वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन यहीं ख़त्म हुआ। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन में कुछ भी बाकी नहीं है, इतना पढ़ लो, सारे MCQ टच करके ही आओगे। अब ये टॉपिक आपके बिजनेस इन्वायरमेंट सेक्शन में भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं और बिजनेस मैनेजमेंट पे भी, तो आप दोनों की तरह इसे ले सकते हो। मैं बेसिकली इसे बिजनेस मैनेजमेंट के प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, क्योंकि आपने इसे क्लास 12th के बिजनेस मैनेजमेंट में पढ़ा था। वैसे बिजनेस इन्वायरमेंट भी तो पार्ट ही है आपके क्लास 12th का बिजनेस मैनेजमेंट का, लेकिन BCom में वो एक अलग सेगमेंट है, बहुत ही डीप सेगमेंट है, तो उसे आपको अलग रखना है और आपको उसमें ही बिजनेस इन्वायरमेंट को भी इंक्लूड रखना है, साथ ही साथ बिजनेस मैनेजमेंट में भी इंक्लूडेड रखना है। तो वीडियो यहीं ख़त्म हुआ। अगर आपकी प्रिपरेशंस हो गई हैं या आपको मेरे से हेल्प चाहिए तो आप हमारे प्रो टेस्ट सीरीज प्रोग्राम को परचेस कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। अप्रॉक्स 75 स्टूडेंट्स उसमें इनरोल हो चुके हैं और वो भी जान रहे हैं उन्हें कितना बेनिफिट मिल रहा है, कितने उनके नेक्स्ट लेवल की उनकी प्रैक्टिसेस हो रही हैं, प्रिपरेशन चल रहा है, ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप परचेस कर सकते हो, नहीं तो आपकी मर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और बाय। No fear, I'm standing right here, eyes peer with my mind clear, never look rear, only up, never down, I'll be around till I'm found, hear the sound, listen